नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव की घोषणा होने से पहले तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से 2019 की तरह क्लीन स्वीप करेगी। पिछले चुनाव में उसे 25 में से 24 सीटें मिली थी और बाकी जो एक सीट थी वो भी उसके सहयोगी दल को ही गई थी। लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं और कहा जाने लगा कि लगभग आधी सीटें ऐसी हैं जहां वो बुरी तरह से फंसी हुई है। दरअसल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने ही जता दिया था कि करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। उपचुनाव के नतीजों ने भी संकेत दिए थे कि 25 सीटों का लक्ष्य हासिल करना उसके लिए बहुत कठिन होगा। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है, मगर इस बार न तो मोदी का वैसा जलवा दिख रहा है और ना ही बीजेपी उस तरह से एकजुट है। वसुंधरा फैक्टर इस बार कितना काम करेगा कहना मुश्किल है। नए नवेले ब्राह्मण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आकर्षण भी वैसा नहीं है। फिर जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है और बीजेपी को वोट न देने के लिए गंगा जल अभियान चला रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की अपनी भूल भी सुधारी है। उसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठजोड़ करके एक सीट उसके नेता हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी है, जबकि एक सीट सीपीएम के लिए भी छोड़ रखी है। सवाल उठता है कि इन संभावनाओं को परिणामों में बदल पाएगी कि या नहीं कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है और बदलेगी तो कैसे। सवाल ये भी है कि राजस्थान बचाने के लिए मोदी शाह क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। हमारे साथ राजस्थान की चुनावी राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही हैं। तो आइए उनसे इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। विजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि ये जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई 5 सीटें बता रहा है, कोई 15, 18, 19 तक जा रही हैं, कि इतनी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल आ सकती है। आपका आंकड़ा क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि कितने सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच या दोनों गठबंधन के बीच एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है? देखिए मुकेश जी, फर्क इस बार में ये है पिछली 2 बार से कि पिछली 2 बार तो कोई मुकाबले में था ही नहीं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मुकाबले में था नहीं। इस बार 5-6 सीटें हैं, कुल मिलाकर मैक्सिमम हो तो 8 सीटें हैं, जिसको लेकर एक बज़ है। एक बज़ है, बीजेपी के खेमे में भी हैरानी है, थोड़ी परेशानी है। अमित शाह कल जयपुर आए थे तो कम से कम 5 सीटों पर उन्होंने अलग से डिस्कस किया, तो हम उसी 5 से 6 सीटों पर, उसमें आप देखिए शेखावटी की 3 सीटें हैं, जिसमें चूरू है और झुंझुनू है और सीकर है, जो कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई है। नागौर, जहां हनुमान बेनीवाल को गठबंधन के तहत सीट दी गई है। बाड़मेर की सीट है, रविंद्र भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। तो ये 5 सीटें तो ये हो गई। उसके बाद टोंक सवाई माधोपुर है, 6ठी सीट। 7वीं सीट दौसा की है। 8वीं सीट जो अमित शाह के यहाँ कल डिस्कशन हुआ, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, जो बीजेपी की नजर में करौली धौलपुर की सीट है। तो करीब करीब ये 8 सीटें हैं। इसमें एक आध सीट और कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी उस लिहाज से नहीं जोड़ती। जहां पर बीजेपी को वाकई में थोड़ी चिंता है, खासतौर से शेखावटी की तीनों सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बीजेपी को इस बात की आशंका भी सता रही है, प्रधानमंत्री के विशेष दौरे वहां करवाए जाएंगे, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इस तरह की बेचैनी नहीं होती तो प्रधानमंत्री के इस तरह से दौरे नहीं कराए जाते। जी, और ये जो भरतपुर की सीट को लेकर भी बात हो रही है, ओम बिरला जहां से लड़ रहे हैं वहां भी एक चुनौती देखी जा रही है। सीपी जोशी वाली सीट को भी लोग रेखांकित कर रहे हैं। यहाँ क्या मामला है? नहीं, देखिए, जहां सीपी जोशी वाली सीट है वहां बीजेपी ने खुद थोड़ा सा आलस किया, या थोड़ा सा संघ के साथ उसका विवाद था सीट को लेकर, तो बाद में सीट घोषित की गई। सुभाष भेड़िया 2 बार से सांसद हैं, संघ से उनकी बनती नहीं है, तो संघ इस बार आमादा हो गया था कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। दखल हुआ अमित शाह का, दखल हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, और इस सीट को लेकर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई कंफ्यूजन है। कुल मिलाकर संघ का झगड़ा था जो सुलटा लिया गया है, और ये सीट आप 6,13,000 वोटों से सुभाष भेड़िया ने पिछली बार जीती थी। इंडिया की 5-6 सीटें थी जो 5 लाख के अंतर, 6 लाख के अंतर से जीती गई थी, उसमें राजस्थान की ये सीट थी। तो ये बेहद सुरक्षित सीट है। सीपी जोशी के आने से मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है।
इसके मैं तो ये सीट पूरी तरह से बीजेपी के खाते में डालता हूं। इसी तरह कोटा से ओम बिरला वाली सीट है, प्रहलाद गुंजल बीजेपी से आए हैं, कांग्रेस ने टिकट दिया है, शांति धारीवाल से उनकी बनती नहीं है। शांति धारीवाल के खिलाफ वो बीजेपी में रहकर जहर उगलते रहे थे। चुनाव भी विधानसभा का शांति धारीवाल के खिलाफ लड़ा था और वहां 2000 या 4000 वोटों के अंतराल से ही शांति धारीवाल बामुश्किल जीत पाए थे। लेकिन वहां भी एक ओम शांति ये चलता है मामला। ओम शांति मतलब ओम बिरला वाला ओम और शांति धारीवाल वाला शांति। तो ओम शांति का गठबंधन बड़ा काम आता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल के आने से ओम बिरला को थोड़ा सा ज्यादा वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिताना पड़ सकता है। सीट है भरतपुर की सीट, क्या आपने जिक्र किया, चूंकि भजनलाल मोटे तौर पर वहीं से आते हैं, हालांकि सांगानेर से चुनाव लड़ा था। तो भरतपुर की सीट की चर्चा करें तो रामस्वरूप कोहली बीजेपी से हैं, संजना जाटव 26 साल की महिला कांग्रेस की तरफ से हैं, जिन्होंने अभी कठूमर विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल से हारी थी, सिर्फ 409 वोटों से हारी, बीजेपी के दिग्गज नेता से हारी थी। तो उनको एक जायंट किलर के रूप में तो देखा जा रहा है, लेकिन संगठन के दम पर और बाकी तमाम चीजों के बल पर मैं ये सीट भी काउंट नहीं कर सकता कि बीजेपी को परेशानी होनी चाहिए। तो मोटे तौर पर आप 8-9 सीटें ऐसी गिना रहे हैं जहां पर एक कड़ा मुकाबला हो सकता है और उसमें से कुछ सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। कांग्रेस की लिस्ट में और कौन सी सीटें हैं जहां पर वो देख रही है अपने लिए संभावना? कांग्रेस तो इसके अलावा जयपुर ग्रामीण की सीट में भी संभावना देख रही है, जहां सचिन पायलट के कहने पर जो अनिल चोपड़ा जाट हैं, युवा हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट दिया गया है और जाट हैं, वो चोपड़ा हैं लेकिन वैसे जाट हैं वो। और राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जो राजघराना ठिकानेदार हैं कुछ, और पिछला विधानसभा चुनाव वो पहले हारे भी थे। कांग्रेस उसको भी काउंट कर रही है, लेकिन इसमें फिर ये सीट में अगर जाट के साथ गुर्जर भी अच्छे हैं, बड़ी तादाद में है, फिर माली भी हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मिलकर आ जाएं, और मुकेश जी कई 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसमें अशोक गहलोत सचिन पायलट मिलकर चुनाव प्रचार करें, तो वहां सीटों पर कुछ चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस कर सकती है। हालांकि कुछ सीटें कोटा अलवर जैसी सीट है जो कांग्रेस ने खुद बिगाड़ी, वहां पर भूपेंद्र यादव के खिलाफ ललित यादव को टिकट दिया। कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर करण सिंह यादव बुजुर्ग पुराने जो चुनाव भी जीते हुए हैं, उनकी भंवर जितेंद्र सिंह से नहीं बनती थी, तो उनका टिकट कटा, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। वहां मेव बड़ी तादाद में है, अलवर में 2.5-3 लाख मेव हैं और 90% 95% पोलिंग करते हैं और एक तरफा पोलिंग कांग्रेस के पक्ष में करते हैं। लेकिन ललित यादव के कारण मुझे नहीं लगता 40-50% से ज्यादा मेव वोट करने आएगा, और ऐसे में भूपेंद्र यादव जो बीजेपी को कई राज्यों में चुनाव जितवा चुके हैं, अपनी सीट वो हार जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। जी, लेकिन विजय जी, अगर जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, 25 की 25 सीटें उसका लक्ष्य भी है, लेकिन अगर वहां से ये स्थिति बनी है तो ये पूरे चुनाव परिणामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन है, मैं समझता हूं, क्योंकि बीजेपी की सारी उम्मीदें तो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यही पूरा बेल्ट है जिस पर, और वहां भी अगर इस तरह से 2-2, 4-4 सीटों पे घात लगेगा उसको, तो भारी नुकसान पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने ये चेंज लाया है इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, वो सीट वाइज देखना पड़ेगा, सीट वाइज अलग अलग फैक्टर है। जैसे बाड़मेर की सीट दी जाए तो रविंद्र भाटी बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े, शिव से निर्दलीय लड़े, बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, कांग्रेस के दिग्गज अमीन खान को हराया। अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बाड़मेर में 2.5-3 राजपूत वोट हैं, और रविंद्र भाटी बहुत ही गजब का व्यक्तित्व निकलकर सामने आया, एक तरह से जनता चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में अगर राजपूत वोट रविंद्र भाटी के पास चला जाता है तो इसका स्वाभाविक नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री और आरएलपी से गए अभी कांग्रेस के अंदर उमेदाराम बेनीवाल, वो दोनों जाट हैं, और वहां पर मेघवाल हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं जो कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा फंस गया है
और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, बाड़मेर में मेरी बात हुई कि रविंद्र भाटी अगर चुनाव मैदान में डटे रहे, बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है उन्हें समझाने की, तो हो सकता है कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर भी खिसक सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। बगल की नागौर की सीट है, हनुमान बेनीवाल को दी गई है, वहां गजब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि एक ही गाड़ी में कांग्रेस के विधायक और हनुमान बेनीवाल मिलकर प्रचार कर रहे हैं। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से गई थी, विधानसभा चुनाव हारी, फिर लोकसभा का टिकट दे दिया गया, तो वहां पार्टी में जो बीजेपी में कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता, वो भी थोड़े नाराज हैं। राहुल कस्वा चूरू की सीट, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में चले गए, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी का, क्योंकि विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं कि बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ के चक्कर में उनको टिकट कटा, और चूरू की जनता भी पूछ रही है आखिर टिकट काटने का कारण तो बता दो। तो वहां से जो सियासी थपेड़े लू के निकलेंगे, सियासी लू के, वो बीजेपी को शेखावटी की बाकी 2 सीटों पर भी प्रभावित कर सकते हैं। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू में बड़ा नाम है, नरेंद्र कीचड़ कांग्रेस बीजेपी के सांसद थे, चुनाव हार गए, अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, विधानसभा तो चुनाव मैदान में हैं, और नरेश मीणा निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको बैठा दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कन्हैया लाल मीणा है, जसकौर मीणा पूर्व सांसद, इनका टिकट कटा, अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, अर्चना मीणा के लिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांग रहे थे। दोनों की कहीं ना कहीं नाराजगी अगर काम कर गई, और यहाँ भी गुर्जर और मीणा एक हो गए, सचिन पायलट को, देखिए मुकेश जी, सचिन पायलट के कारण 4-5 सीटें दी गई हैं, और वहां पर गुर्जर वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे करौली टोंक सवाई माधोपुर की सीट, पूर्व डीजीपी रहे हरीश मीणा को टिकट दिया गया है इनके कहने पर, सचिन पायलट के। तो ये अलग अलग फैक्टर अलग अलग सीट पर काम कर रहे हैं, और ऐसे में इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी कम से कम 5 सीटें ऐसी लग रही हैं जिसमें वो या उनका गठबंधन का सहयोगी जीत सकता है। सीकर में अमरा राम को टिकट दिया गया है, तो उसका इफेक्ट गंगानगर सीट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गंगानगर की 2 विधानसभा और बीकानेर की 1 विधानसभा सीट ऐसी है, विधानसभा जहां पर कम्युनिस्टों का, कॉमरेडों का बड़ा जोरदार दखल रहा है, और एक बार वो जीते भी थे वहां से, गंगानगर से। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट को जोड़ तोड़ करके कांग्रेस मानकर चल रही है कि वो बहुत ज्यादा टक्कर में है। हालांकि चलिए बाद में मैं स्पष्ट करूंगा मेरी राय क्या है इस पे। जी विजय जी, ये बताएं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उनके विश्लेषण करते हुए हम लोगों ने ये कहा था कि सामाजिक समीकरणों का ख्याल नहीं रखा कांग्रेस ने, नहीं तो और बेहतर रिजल्ट दे सकती थी वो, खासतौर से हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ अगर उन्होंने किया होता या बाप के साथ किया होता तो शायद। इस बार क्या सीन बन रहा है? इस बार भूल सुधार की है कांग्रेस ने, और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? थोड़ी सी की है, थोड़ी सी नहीं की। जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी, बाप से समझौता नहीं हो पाया। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी, आदिवासी पार्टी, माफ कीजिएगा, बाप ट्राइबल पार्टी अलग है जिसमें से ये बाप निकल कर सामने आई है। तो ये गुजरात में भी एक आध सीट मांग रही थी, महाराष्ट्र में भी मांग रही थी, मध्य प्रदेश में, ये कांग्रेस के बस का था नहीं। कांग्रेस ने गलती ये कर दी कि एक तरफ समझौते की बातचीत चल रही थी, बांसवाड़ा डूंगरपुर एक लोकसभा सीट है मिलाकर, और उदयपुर सीट अलग से, तो उदयपुर से कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो इसको भारतीय आदिवासी पार्टी ने थोड़ा अदरवाइज लिया है। अब कांग्रेस एक तरह से मनुहार कर रही है। कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सिरोही जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी बाप का एक उम्मीदवार है। तो अशोक गहलोत भी कोशिश कर रहे हैं कि बाप का उम्मीदवार वहां से हट जाए, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है। थोड़ा सा गलती कांग्रेस ने उस लिहाज से वहां की। हनुमान बेनीवाल के साथ तो पर्दे के पीछे विधानसभा चुनाव में भी समझौता था, लेकिन वो जाट और दलितों का कॉम्बिनेशन जो 2018 में काम आया था हनुमान बेनीवाल के, इस बार चंद्रशेखर रावण को साथ लिया तो वो बिगड़ गया, क्योंकि दलितों पर ज्यादा अत्याचार जाट और राजपूत करते हैं, तो दलितों की नाराजगी निकलकर सामने आ गई, तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये समीकरण। तो कांग्रेस ने पहली बार समझौता किया है, 2 सीटें तो समझौते में छोड़ दी हैं, 1 सीट और
बिना समझौते के छोड़ दी हैं। तो कोर्स करेक्शन करने की तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है। ये बताइए कि ये जाट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट माना जा सकता है कुछ सीटों पर, और जाट नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, ये लगातार कहा जा रहा है। वो गंगा जल वाला अभियान भी उनका चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी सीटों पर फर्क पड़ सकता है? देखिए मुकेश जी, राजस्थान में जाट अलग अलग इलाके में रीजन वाइज वोट करता है। मारवाड़ का जाट अलग तरीके से वोट करता है, शेखावटी का जाट अलग तरीके से करता है, भरतपुर का जाट अलग तरीके से वोट करता है। तो इसलिए वो जो गंगा जल वाला मामला चल रहा है वो क्षेत्र विशेष में कुछ कामयाब हो सकता है। जाटों की मोटे तौर से नाराजगी, जैसे गंगानगर के जाट हैं, किसान हैं, अभी जो किसान आंदोलन पार्ट 2 हुआ उसमें भी वो जुड़े रहे, पंजाब हरियाणा से सटे हुए हैं, रिश्तेदारियां हैं, सिख भी बहुत हैं वहां पर, तो वहां अलग ढंग से वोटिंग होती है। और जाट किसान मोदी सरकार से उस रूप में भी निराश हैं और हताश हैं, और वो जो महिला पहलवानों वाला मसला हुआ उस कारण भी दुखी हैं। लेकिन इसमें शेखावटी का जाट तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ था। शेखावटी में 21 विधानसभा सीटों में से 15 कांग्रेस जीती थी, जबकि हर जगह कांग्रेस हारी थी। तो 25 में से करीब करीब 8 सीटें मानी जाती हैं जो जाट बहुल हैं, जाट निर्णायक होते हैं उसमें। उसमें बीकानेर की सीट भी है जो वैसे तो सुरक्षित सीट है। तो जी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि जाटों में, अब युवा जाटों में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जो बुजुर्ग जाट थे वो वाजपेयी जी को बड़ा मानते थे कि 98 99 के आसपास उन्होंने ओबीसी में आरक्षण दे दिया था जाटों को, तो बड़ा एहसान किया था। तो अब युवा जाटों का कहना है कि यह एहसान चुका दिया हमने 2-3 बार वोट करके। इस बार वो अपनी तरफ से कैंडिडेट देखकर भी चीजें चल रही हैं। बज, सबसे बड़ी बात है, बज क्रिएट हुआ है, उत्सुकता क्रिएट हुई है। और जी। बीजेपी 5-6 सीटों में वाकई में बैकफुट पर दिखती है, वाकई में वो दुखी दिखती है, चिंतित दिखती है। और इश्यूज किस तरह के चल रहे हैं? क्या वो कम्युनल पोलराइजेशन जो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कन्हैया वाले फैक्टर की वजह से, वैसा कुछ इस बार उस पैमाने पर है? राम मंदिर का इतना शोर मचा था, क्या वो उसकी कुछ अभी तपिश वहां है, या वो भी ठंडा पड़ गया है? इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें, या सारे स्थानीय मुद्दे हावी हैं? लीडरशिप का वहां पर कितना इम्पैक्ट है? नई नए मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई आकर्षण है, कोई प्रभाव है? देखिए, जहां तक राम मंदिर का मसला है या दूसरे मुद्दे हैं, तो कल अमित शाह सीकर में थे, सुमेधानंद सरस्वती के पक्ष में एक रोड शो करने आए थे। तो वहां 2 ही नारे लगे, जय श्री राम के और भारत माता की जय के। और बॉर्डर स्टेट है तो अमित शाह ने राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बताया अपनी तरफ से, कहा कि जाति वाला मुद्दा नहीं चलेगा। यानी जाति वाला मुद्दे का डर है उनको, ओबीसी का 50% से ज्यादा ओबीसी है, उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में हम समझ सकते हैं उनको सता रहा है। जहां तक राम मंदिर का इश्यू है, तो राजस्थान रोडवेज बसें चलाता था, बसें खाली जाने लगी अयोध्या, बसों की सर्विस कम, जेट बंद उदयपुर ये अयोध्या के लिए। उस रूप में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कन्हैयालाल वाला मुद्दा विधानसभा चुनाव तक था, क्योंकि उसमें तो सरासर बीजेपी ने झूठ बोला था कि कन्हैयालाल को 5 लाख मुआवजा दिया गया परिवार वालों को, जयपुर में एक मुसलमान वाला मसला हुआ तो 50 लाख दिया गया। अब तो इन्हीं की सरकार है, अगर 5 लाख दिया गया था तो 45 लाख और क्यों नहीं दिया? क्योंकि 50 लाख दिया गया था, एक बेटे की जगह 2 बेटों को नौकरियां दी गई थी। तो अब तो वो है नहीं। और एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा उसमें कार्यकर्ताओं में से जो हत्यारे थे उसमें से एक आध बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, इस बात की भी जानकारी है, सामने आई है। और एनआईए इस बात को, जांच को भी बहुत ढिलाई बरत रही है एनआईए। तो वो फैक्टर तो काम नहीं कर रहा। कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सांसदों के खिलाफ बीजेपी ने इसको पहचाना। 25 में से 11-12 के टिकट बदले गए, 2 बाहर से लाए गए। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो 2 बाहर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस में क्यों लाया, कांग्रेस से क्यों लाया गया? ज्योति मिर्धा को कांग्रेस से क्यों लाया गया? और फिर बीजेपी ने कुछ जगह उनको कैंडिडेट ढंग से मिले भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 ऐसे नेताओं को लोकसभा का टिकट दे दिया गया जो विधानसभा चुनाव हारे थे। तो ये क्या मजबूरी है? तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अंदर खान रोष है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो दिल्ली में रहते हैं, टोंक में कम आते हैं, उसको लेकर उनकी सभाओं में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।
झुंझुनू में शिवकरण चौधरी जो उदयपुर वाटी विधानसभा सीट हारे थे, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया, तो वहां कुछ दूसरे लोगों में, युवाओं में नाराजगी चल रही है। तो ये अलग अलग कारण है जिसकी वजह से चुनाव बड़ा दिलचस्प पहुंच गया है। जी विजय जी, ये बीजेपी खासतौर से मोदी शाह हर चुनाव को मोदी केंद्रित बना देते हैं और यही कोशिश होती है कि कैंडिडेट कोई भी हो, वोट आपको मोदी को देना है, मोदी को जिताना है। क्या इस बार ये कार्ड चलेगा? क्या मोदी का आकर्षण जादू अभी है इतना कि उनके नाम पर जिस तरह के कैंडिडेट आपने बताए वो भी जीत जाए? देखिए, मुश्किल नजर आता है, इसलिए बीजेपी चिंता में है। इसलिए बीजेपी बूथ स्तर पर काम कर रही है। जो शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, उन्होंने नया नाम दिया है शक्ति केंद्र का, और एक एक कार्यकर्ता से कहा है कि वो 10-10 लोगों से मिले, लाभार्थियों से मिले। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है और कांग्रेस इस मामले में पिछड़ी हुई है। पैसा भी नहीं है कांग्रेस में। आप जानते हैं कि बांसवाड़ा से, वो माफ कीजिएगा, राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता। ब्रिजेंद्र ओला ने कहा पार्टी संकट में इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर का सीट का टिकट दिया गया, जो हारेंगे 100%, उसमें कोई दो राय नहीं, वो खुद भी जानते हैं। कहा कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। तो पैसा ढेला भी कांग्रेस के नेता खर्च करने के लिए तैयार नहीं है उस रूप में। और बीजेपी ये पन्ना, बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि वो बहुत होगी, लू बहुत चल रही होगी, और जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक लाने में कामयाब होगी, वो चुनाव निकालने में ज्यादा कामयाब हो सकती है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, जहां कांग्रेस इस तरफ अभी वहां काम नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ से, जैसा कि खबरें आ रही हैं। तो कौन से फैक्टर फिर कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, कौन से बीजेपी के? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर दोनों पक्षों ने कुछ गलतियां की हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि युवाओं को मौका दिया गया, और कुछ हर सीट वाइज कुछ कारण हैं जिसके कारण कांग्रेस चर्चा में आ गई है। जैसे बाड़मेर में कांग्रेस चर्चा में इसलिए आ गई, रविंद्र भाटी के कारण चर्चा में आ गई है। राहुल कस्वा को पार्टी तो कांग्रेस लेकर आई अपने साथ, तो चर्चा में है। हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ तो चर्चा में है। ऐसे ही सचिन पायलट ने कुछ नेताओं की जिम्मेदारी ली है, और गुजर मीणा में अगर एकता बना पाते हैं तो कांग्रेस के लिए स्थितियां बन सकती हैं। वैसे मुद्दों की बात अगर वैसे की जाए तो कल प्रधानमंत्री की रैली होगी, देखना है कि वो यहाँ राजस्थान में कौन सा मुद्दा उठाते हैं। मोटे तौर पर भजनलाल की नई नई सरकार है, तो कांग्रेस कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज वहां ढूंढ नहीं सकती। कुछ वादे पूरे नहीं किए, लेकिन कांग्रेस उसको मुख्य मुद्दा भी उस रूप में नहीं बना रही है। वो बेसिकली हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहा, जांच एजेंसियां ये चीजें उठा रही है। बीजेपी भी भजनलाल सरकार के कामों को तो आगे बढ़कर पेश कर नहीं सकती, क्योंकि अभी नया नया मामला है, और पेट्रोल डीजल के दाम जितने घटाने थे उतने घटाए नहीं गए हैं। और 10 साल का मोदी सरकार का कामकाज ये और आगे वाला, उसमें भी बहुत खामियां हैं, तो उसको उस रूप में बीजेपी अमृतकाल 2047, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद, बॉर्डर स्टेट है, उस पर ज्यादा डिपेंड कर रही है। और बाकी इन जो 6-7 सीटों पर सारा दारोमदार बीजेपी के नेताओं ने मोदी जी के चेहरे पर छोड़ दिया है कि मोदी जी आएंगे और संभाल लेंगे मामला। तो मामला अंततः जाके मोदी जी पर ही टिकेगा, मोदी जी ही हवा बनाएंगे तो बीजेपी को सफलता मिल सकती है। लेकिन इस बार बीजेपी 2019 दोहरा नहीं पाएगी, ये तय है। हाँ, ये मुझे भी 100% तय है कि कांग्रेस को खाता खोलने की स्थिति में है, चाहे खुद का उनका कैंडिडेट खोले, बाहर से आया हुआ खोले, या साथ। और इसमें दूसरी बात है कि पिछली बार बीजेपी ने 25 में से करीब 16 सीटें 2 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस टक्कर में है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगे, या मुश्किल से कोई एक सीट लग जाए, जैसे बाड़मेर वाली सीट अगर रविंद्र भाटी के कारण लग जाए हाथ में, और कम अंतर से कांग्रेस सीटें हार जाए। ये सब कुछ अगला मुझे लगता है 4-5 दिन और देखने पड़ेंगे कि कहां कहां चुनाव
किस किस रूप में आगे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा आंकलन किया जा सकेगा। राजस्थान में पहले 2 फेज में ही पोलिंग है, इसलिए ये कुछ जल्दी ही हमें अंदाजा भी मिल सकता है कि क्या होने जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान में 2 फेज़ की है, 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को 2 फेज़ की है। और अभी 6 अप्रैल को कांग्रेस का बड़ी रैली है जयपुर में, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आएंगे और चुनाव का घोषणा पत्र जयपुर से जारी होगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस कितना डिपेंड कर रही है राजस्थान पर, क्योंकि बाकी जगह उनको मालूम है कुछ ज्यादा खास लगने वाला नहीं है। हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि शायद 4-5 सीटें कांग्रेस निकाल जाए, बाकी तो उत्तर जी। भारत में कहीं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जहां-जहां बीजेपी से उनका डायरेक्ट मुकाबला है, उन राज्यों में तो खास तौर से तो ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस से राजस्थान में कर रही है। देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि कांग्रेस चूक गई बहुत बड़ा मौका। कांग्रेस ने शुरू में ही हथियार डाल दिए थे कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ने से डर गए, बिदक गए, भंवर जितेंद्र सिंह, फिर सचिन पायलट, डोटासरा, सीपी जोशी, ये नेता तभी कह देते कि हम चुनाव लड़ेंगे और डटकर चुनाव लड़ेंगे, तो माहौल बदल सकता था। अभी कुछ माहौल बदला है, वो दूसरों के कारण बदला है, राहुल कसवा के कारण बदला है, रविंद्र भाटी के कारण, अफगान बेनीवाल, अमरा राम, या फिर सचिन पायलट ने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी लेकर 2-3 जगह अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसके कारण थोड़ा बदला है। अभी भी अगर सचिन पायलट, अशोक गहलोत मिलकर चुनाव प्रचार करें, तो ये फंसी हुई सीटों में से कुछ सीटें कांग्रेस निकालने की स्थिति में आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आएगी नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता। लोग तो 12-12 लेकिन सीटों की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन जी 5 से 8 सीटों का खेल राजस्थान में संभव है, अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़े तो। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक से लगे, दम लगाकर चुनाव लड़े, तो हो सकता है 5 सीटें कांग्रेस निकाल ले, हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, धन्यवाद इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपका। नमस्कार।